स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ IAS पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी IQ IAS चैनल के साथ। मैं शुभम सरथालिया एक इंपॉर्टेंट विषय पे आपसे बात करने के लिए जुड़ा हूं। दोस्तों, इस पर्टिकुलर लेक्चर की जो PDF है वो आप जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और इसके अलावा आप अन्य सोशल मीडिया हैंडल से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो इसरो का एक पोएम प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पोएम प्लेटफॉर्म के अंदर काफी सारे अलग अलग जो इनिशिएटिव्स हैं इसरो के वो सम्मिलित हैं और एग्जाम सेंट्रिक ये टॉपिक रहने वाला है। क्योंकि पोएम प्लेटफॉर्म को जैसे हम ये पूरा का पूरा लेक्चर समझेंगे तो हम जान पाएंगे कि किस तरीके से इसरो के या स्पेस टेक्नोलॉजी के सिलेबस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो UPSC सिलेबस का पार्ट है वो इस पूरे के पूरे आर्टिकल में कवर होते हैं। तो विस्तार से जानेंगे क्या है इसरो का ये पोएम प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट उन सभी के लिए जो UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, जो UPSC एस्पिरेंट है भविष्य में, उन्होंने या उनके माँ बाप ने सपना देखा है कि वो IAS IPS अधिकारी बनेंगे। अगर आप 2023, 24 या 25 तक के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स रहने वाला है स्टडी IQ का लाइव फाउंडेशन बैच। मॉर्निंग बैच की एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत जल्दी एनरोलमेंट्स इसमें कंप्लीट हो रहे हैं। जल्द से जल्द इस बैच में एनरोल कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको स्टडी IQ की एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा मिलेंगी लाइव क्लासेस और साथ ही साथ एक्सपर्ट मेंटर्स की मेंटरशिप एडवाइस। मात्र 18,999 रुपए में ये कोर्स आप ले पाएंगे अगर आप यूज करते हैं ये कोड शुभ लाइव। तो देर ना करें, जल्द से जल्द एनरोल कर लें और अपनी UPSC प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कदम जो है वो इस कोर्स के साथ उठाएं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारत की प्रीमियर स्पेस एजेंसी, जिस तरीके से अलग अलग देशों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करने के लिए कुछ संगठन, कुछ इकाइयां बनाई जाती हैं, उसी तरीके से विश्व प्रसिद्ध भारत की इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में PSLV का एक लॉन्च जो है वो करा था। 55वां PSLV लॉन्च जो है वो किया गया, जिसमें कुछ विदेशी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा गया। इस लेटेस्ट लॉन्च जो PSLV के द्वारा किया गया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जा रहा है पोएम। P फॉर PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म लग रहा है, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे हम इस लेक्चर में आगे प्रोसीड करेंगे ये टर्म्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। आसान भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो PSLV का ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल एक प्लेटफॉर्म है जिसके तहत ऑर्बिट के आसपास एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। जिस तरीके से सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के ऑर्बिट में, अंतरिक्ष के अंदर जिस तरीके से सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं, उस ही दिशा में अब रॉकेट की स्टेजिंग जो डिस्कार्ड हो जाती थी उसका इस्तेमाल किया जाएगा इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। जो लोग नहीं जानते हैं रॉकेट स्टेजिंग के बारे में, उनको चीजें अभी कंफ्यूजिंग लग रही होंगी, लेकिन दोस्तों हम एक एक पॉइंट को यहां पर क्लियर करेंगे। PSLV की अगर हम बात करें तो इसरो का वर्क हॉर्स इसको कहा जाता है, क्योंकि जो इसरो के मोस्ट सक्सेसफुल मिशंस हैं वो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा ही जो है वो कैरी आउट किए गए हैं। दोस्तों, लॉन्च व्हीकल क्या होता है ये समझना यहां पर जरूरी है। क्या है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मैंने टर्म इस्तेमाल किया रॉकेट स्टेजिंग, ये सब चीजों को एक एक करके समझेंगे। इस तरीके का दिखने वाला होता है लॉन्च व्हीकल। यहां पर आप नजर आपको आ रहा होगा PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सबसे पहले जानेंगे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और इसमें हमको समझना जरूरी होगा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है। दोस्तों, सैटेलाइट्स को, उपग्रहों को अंतरिक्ष तक पहुंचाना था, उसके लिए हमको एक व्हीकल, एक वाहन की जरूरत थी। अलग अलग वाहन, अलग अलग व्हीकल्स इसरो द्वारा बनाए गए, जिसमें पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो 3rd जनरेशन का व्हीकल था। पहले हम जानते हैं इन डेप्थ लॉन्च व्हीकल क्या होता है। प्रक्षेपण यान, आसान भाषा में लॉन्च व्हीकल को एक गाड़ी, एक बस, एक ट्रक या एक एरोप्लेन की तरह समझ सकते हैं। जिस तरीके से बस, ट्रेन, ट्रक, एरोप्लेन, कार में बैठ करके आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसी तरीके से सैटेलाइट्स को जब हमें अंतरिक्ष में ले जाना था, ये सैटेलाइट्स जो है ये बहुत बड़ी मशीन्स थी जो स्पेस में, अंतरिक्ष में जाने वाली थी, लेकिन इनको वहां तक पहुंचाने के लिए एक व्हीकल, एक वाहन की जरूरत थी। उसे कहा गया लॉन्च व्हीकल या प्रक्षेपण यान। लॉन्च व्हीकल, इसे रॉकेट भी कहा जाता है, आपने बहुत बार टर्म सुना होगा रॉकेट। तो तस्वीर जो हमने स्टार्टिंग में देखी उसमें ये रॉकेट जैसा एक ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा था, ये लॉन्च व्हीकल कहलाता है, इसे रॉकेट कहा जाता है। इसका काम क्या होता है दोस्तों? लॉन्च व्हीकल या रॉकेट जो है उसके अंदर एक
बहुत पावरफुल प्रोपल्शन सिस्टम होता है, एक ऐसा शक्तिशाली इंजन लगा होता है जिसकी मदद से उसमें इतनी शक्ति या इतनी पावर जो है वो जनरेट होती है कि वो भारी भरकम ऑब्जेक्ट्स को हवा में उठा करके पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर ले जाता है, ग्रेविटी को डिफाई करता हुआ। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी से बाहर की ओर भेजना है, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वो बल है जिसकी मदद से पृथ्वी हर एक चीज को अपनी ओर खींच रही है। जब भी हमें पृथ्वी से ऊपर की ओर जाना था, सबसे ज्यादा शक्ति, सबसे ज्यादा पावर चाहिए थी इस ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाई करने के लिए। लॉन्च व्हीकल्स वो ऐसे इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स है जिनमें इतनी पावर जनरेट होती है कि वो भारी भरकम चीजों को, जैसे कि सैटेलाइट्स को, बहुत शक्ति से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर ले जाते हैं और अंतरिक्ष तक इनको पहुंचा देते हैं। जब इंडिया के स्पेस प्रोग्राम्स की शुरुआत हुई, स्पेस प्रोग्राम का अर्थ क्या था? हमें अंतरिक्ष में जाकर के चीजों को समझना था, चीजों को देखना था। लेकिन अंतरिक्ष में जाकर के चीजों को समझने के लिए पहले अंतरिक्ष तक पहुंचना, अंतरिक्ष तक जाना जरूरी था। इस दिशा में सबसे बड़ा कदम जो है वो उठाया गया जब PSLV, एक वॉर हॉर्स जिसको कहा जाता है, उसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले इसरो ने बनाया था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसमें कुछ चेंजेस, कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ एडिशंस करते हुए ASLV की शुरुआत हुई, ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद PSLV आया, थर्ड जनरेशन, और फिर GSLV आया। हमारी इस डिस्कशन का सेंटर जो है वो ये PSLV है, क्योंकि इन चारों जनरेशन में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रॉकेट इसको जो है वो माना जाता है। Satellites carry one or more instrument that do scientific work in the space। हम क्या करने वाले थे स्पेस प्रोग्राम के अंदर? मैंने आपको पहले बताया कि अंतरिक्ष के अंदर जाके हमको चीजों को देखना था, रिसर्च करना था। उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट, एक मशीन हमने बनाई जिसको नाम दिया गया सैटेलाइट। इस सैटेलाइट को पहुंचाना था अंतरिक्ष के अंदर। वहां पर ये सैटेलाइट जो है, जो भी काम हम इससे करवाना चाहते थे, जो जानकारी, जो अध्ययन हमें करना था, वो ये सैटेलाइट हमें करने में मदद करने वाला था। लॉन्च व्हीकल क्या करता है? वो सैटेलाइट को उठा करके स्पेस तक लेके जाता है। जैसे ही वो सैटेलाइट स्पेस के अंदर पहुंचती है, लॉन्च व्हीकल का काम खत्म हो जाता है। अब वो यूजलेस है। लॉन्च के इमीडिएटली बाद वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि उसका काम था सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक पहुंचाना, वो उसने कर दिया। तो इनका एकमात्र काम यही था कि जिस भी इंटेंडेड ऑर्बिट में, जिस भी कक्षा में हम सैटेलाइट को ले जाना चाहते थे, वहां पर ये जाकर के सैटेलाइट को सेट कर देता है। PSLV का सबसे पहला लॉन्च हुआ था 1994 में, और तब से इसरो का सबसे इंपॉर्टेंट रॉकेट या लॉन्च व्हीकल इसको माना गया है। आज PSLV जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है एज कंपेयर टू 1990s। 1990 में जब पहली बार PSLV लॉन्च किया गया था, उसके कंपैरिजन में आज के PSLV जो है वो बहुत ज्यादा आधुनिक है और ज्यादा शक्तिशाली बन चुके हैं। PSLV जो है वो सबसे रिलायबल, सबसे ज्यादा विश्वसनीय प्रक्षेपण यानी रॉकेट माना जाता है इसरो का अभी तक। इस वजह से इसको इसरो का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। टोटल जो मोस्ट रिसेंट फ्लाइट है PSLV की, उसको मिलाकर के 55 फ्लाइट्स इसरो द्वारा PSLV में लॉन्च की गई हैं, जिसमें से 53 सक्सेसफुल रही हैं। 55 में से 53 फ्लाइट्स जो है वो सक्सेसफुल रही हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा सक्सेस रेट जो है वो PSLV का यहां पर माना जाता है। PSLV की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब इसरो के दो बहुत महत्वपूर्ण मिशन, जिसमें था चंद्रयान 1, दोस्तों एकमात्र मिशन जिसने चांद की सतह पर पानी की पुष्टि करी थी। भारत के अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन द्वारा चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया था, जिसमें यह बात सामने आई थी दुनिया के कि चंद्रमा के ऊपर पानी मौजूद है। वो पूरा का पूरा मिशन PSLV द्वारा कैरी आउट किया गया था। और उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सक्सेसफुल मिशन इसरो द्वारा मंगलयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगल ग्रह पर पहुंचना, और वो भी इतने कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से। भारत ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया था जब बेयर मिनिमम कॉस्ट में भारत मंगल तक पहुंचा था अपने इस मंगलयान मिशन के कारण। उस समय भी प्रक्षेपण यान जो है वो PSLV था। तो इस वजह से अपने बैक टू बैक सक्सेस के कारण PSLV एक इंपॉर्टेंट लॉन्च जो है वो बन जाता है। बेसिक ये है। अब हम बात कर रहे हैं POEM की। POEM का क्या मतलब है? PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। PSLV क्या था वो हमने समझ लिया, ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। PSLV जब स्पेस में जाएगा, वहां पर ये डिस्कार्ड हो रहा था, ये किसी काम का नहीं था। क्यों ना हम इसको स्पेस के अंदर किसी काम में लगाएं, इस उद्देश्य के साथ ये POEM PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यहां पर कोई भी लॉन्च व्हीकल की जो फाइनल या डिस्कार्डेड स्टेज है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। सर ये तो एकदम आउट ऑफ नोवेयर एक नया टर्म आ गया। मैंने बोला डिस्कार्डेड स्टेज या फाइनल स्टेज। अब ये डिस्कार्डेड स्टेज या फाइनल स्टेज क्या होता है, ये यहां पर समझना जरूरी था। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
जब भी आप सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की बात करेंगे आपने सुना होगा मार्क 3 स्टेज रॉकेट, 4 स्टेज रॉकेट। ये स्टेज रॉकेट का क्या अर्थ था ये हमें पहले समझना है। हम जानेंगे प्रक्षेपण यान या लॉन्च व्हीकल के स्टेजेस क्या होते हैं। दोस्तों एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो भी लॉन्च व्हीकल है उसके अंदर अलग अलग एरियाज होते हैं। लॉन्च व्हीकल का काम क्या है, ये अपने साथ 2, 4, 10 जितनी इसकी कैरिंग कैपेसिटी या पेलोड कैपेसिटी जिसको कहते हैं वो होगी, उस हिसाब से ये सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लेकर के जाएगा। इस पूरे के पूरे लॉन्च व्हीकल में अलग अलग कैबिन्स होते हैं जिसमें गाइडिंग मैकेनिज्म होता है जो बताता है लॉन्च व्हीकल को कहां जाना है, इंजन होता है जो इसको पावर देता है, उसके अलावा बहुत बड़े बड़े होते हैं क्या, फ्यूल टैंक्स। जितना बड़ा इंजन उतनी ज्यादा ईंधन की खपत। तो लॉन्च व्हीकल में सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा एरिया कवर करते हैं फ्यूल टैंक्स, जिनके अंदर भरा रहता है ईंधन, जिस ईंधन का इस्तेमाल करते हुए ये लॉन्च व्हीकल अंतरिक्ष तक जाएगा। दोस्तों एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक यहां पर लगाते हैं। मान लीजिए ये पूरा का पूरा एरिया जो हमको नजर आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा का पूरा इसका फ्यूल टैंक है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऑब्जेक्ट को अर्थ से बाहर लेकर के जा रहे हैं, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाई करते हुए। दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वेट पे डिपेंड करती है। जितना कम वेट होगा चीजें उतनी इजीली अर्थ के सरफेस से ऊपर चली जाएंगी। अनडाउटली हमने देखा है एक कागज का टुकड़ा एक पत्थर, कौन इजीली हवा से उड़ सकता है, कागज का टुकड़ा। क्यों? क्योंकि उसका वजन कम है। वही सेम लॉजिक हमको यहां लगाना था। हमको इस लॉन्च व्हीकल को पृथ्वी की सतह से बाहर लेकर के जाना था, लेकिन हम चाहते थे इसका वजन कम से कम होना चाहिए। अब ये पूरा का पूरा फ्यूल टैंक, इसमें ईंधन भरा पड़ा था। जैसे ही ये फ्लाइट शुरू होती है, धीरे धीरे ये ईंधन जो है वो यूज होता जाता है और ये फ्यूल टैंक खाली होता चला जा रहा है। अब ये इतना बड़ा फ्यूल टैंक है, ओवर द पीरियड मान लीजिए कुछ समय की फ्लाइट हुई और आधा फ्यूल टैंक खाली हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस खाली फ्यूल टैंक का कोई काम था इस पूरे की पूरी फ्लाइट में? सर गाड़ी नहीं है कि हम इस फ्यूल टैंक को धरती पे आकर के दोबारा रिफिल करा लेंगे। ये खाली फ्यूल टैंक जो है वो एक्स्ट्रा बर्डन था जिसका अब इस पूरे के पूरे मिशन में कोई काम नहीं था। और हमारा उद्देश्य ये था कि हम जितना लाइट वेट लॉन्च कर सके उतना कंफर्टेबली ये लॉन्च जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो एक सोच, एक आइडिया यहाँ पर लगाया गया कि क्यों ना कुछ ऐसा करें कि इस बड़े से फ्यूल टैंक को छोटे छोटे चैम्बर्स में बांट दें। जैसे ही एक चैम्बर का फ्यूल खत्म हुआ, उस चैम्बर को अलग कर दिया जाएगा इस लॉन्च व्हीकल से, वो अपनी जर्नी पे अलग निकल जाएगा और लॉन्च व्हीकल का वजन जो है वो कम होता जाएगा। इस ही उद्देश्य के साथ में शुरुआत हुई थी लॉन्च व्हीकल्स की स्टेजिंग की। इस लॉन्च व्हीकल में आप देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सबसे पहले स्टेज 1 का ईंधन खत्म होगा और ये स्टेज 1 जो है वो इस लॉन्च व्हीकल से अलग होकर के पृथ्वी पे गिर जाएगा। फिर सेकंड स्टेज का ईंधन खत्म होगा, ये गिर जाएगा और फाइनली अगर 3 स्टेज रॉकेट है, 4 स्टेज रॉकेट है, तो जो फाइनल स्टेज है वो इससे अलग होगी। अब यहाँ पे होता क्या था, पहली और दूसरी स्टेज मोस्ट ऑफ द केसेस में उस समय अलग हो जाती थी जब ग्रेविटेशनल फोर्स अभी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस लॉन्च व्हीकल के ऊपर एक्ट कर रही थी। ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद थी। जैसे ही पहला स्टेज अलग हुआ, ग्रेविटी की मदद से वो पृथ्वी पर आकर के गिर गया। यही सेम चीज होती थी सेकंड केस में। सेकंड स्टेज जब अलग होता था वो भी गुरुत्वाकर्षण की मदद से पृथ्वी पे आ जाता था। इससे पहले आपके मन में ये सवाल आया कि सर ये पृथ्वी पे आकर के किसी चीज पे गिर गया तो उसको नुकसान नहीं होगा। ये पूरी की पूरी जो फ्लाइट शेड्यूल है या फ्लाइट का जो ट्रैजेक्टरी है वो इस तरीके से डिफाइन होती है कि या तो ये स्टेजेस जो है वो बंजर रेगिस्तान में गिरे या फिर ये समुद्र में गिरे, जहां पर कम से कम ह्यूमन पॉपुलेशन हो ताकि किसी प्रकार का नुकसान जो है वो किसी को ना पहुंचे। तो इस तरीके से पहली और दूसरी स्टेज जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से पृथ्वी पर आकर के गिर जाती है। लेकिन अगर थर्ड या फोर्थ स्टेज का रॉकेट है गाइस, जब तक ये थर्ड या फोर्थ स्टेज इस रॉकेट से अलग होगी तब तक ये ग्रेविटी को डिफाई कर चुका होगा। अब ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कंट्रोल में नहीं है। फाइनल स्टेज पर जाकर के लॉन्च व्हीकल की फाइनल स्टेज जो है वो अलग हो जाएगी, लेकिन अब गुरुत्वाकर्षण उसको वापस खींच नहीं सकता। वो एक कबाड़ के एक खाली डिब्बे की तरह अब स्पेस में गोल गोल घूमता रहेगा, विच विल जस्ट एड टू स्पेस जंक। अब दोबारा से इन सभी चीजों को समझते हैं। स्टेजिंग क्या है? कॉम्बिनेशन सेक्शन है जो अपने आप डिटैच हो जाता है ग्रेजुअली जैसे जैसे फ्यूल यूज होता जाता है, जब कोई लॉन्च व्हीकल अर्थ के एटमॉस्फेयर को लीव करता है। इससे क्या होता है, इससे लॉन्च जो है वो आसान हो जाता है क्योंकि व्हीकल इजीली अपनी रिक्वायर्ड स्पीड अटेन कर लेता है। अब उसे एम्प्टी प्रोपेलेंट्स या ईंधन के खाली डब्बों का वजन नहीं उठाना था।
सो व्हेन द फ्यूल फॉर ईच स्टेज इज यूज्ड अप इट फॉल्स बैक टू अर्थ। जैसे जैसे उस एक ईंधन के चैम्बर का ईंधन खत्म होता जाएगा वो पृथ्वी पर आकर के गिरता जाएगा। ये सेम लॉन्च व्हीकल जो है अपनी फाइनल स्टेज में कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा दोस्तों। ये इतना सा पोर्शन रह गया है, बाकी सारी स्टेजेस जो है वो यहां पर अलग हो गई है। 1 2 3 ये फाइनल स्टेज जो है वो यहां पर निकल रही है। अब ये जो अगर थर्ड स्टेज है ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर है। अब ये स्पेस के अंदर गोल गोल घूमने को मजबूर था। ये जो इसरो का पोइम प्लेटफॉर्म है यहां पर उद्देश्य यह है कि सर क्योंकि ये ऑलरेडी स्पेस के अंदर घूम रहा है और इसका कोई काम नहीं है अदर देन स्पेस जंक, क्यों ना हम इसके ऊपर कुछ ऐसे अपरेटस लगा दें कि ये वहां गोल गोल घूमते हुए हमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां भेजता रहे। यानी कि ये डिस्कार्डेड स्टेज जो अभी तक हमारे किसी काम की नहीं थी उसका अब एक यूजफुल तरीके से हम इस्तेमाल करने वाले थे। इस पूरे के पूरे इनिशिएटिव को पोइम प्लेटफॉर्म का नाम दिया है। पीएसएलवी जो है वो 4 स्टेज रॉकेट था जिसमें 3 स्टेजेस जो है वो वापस पृथ्वी पे समुद्र में आके गिर जाती हैं, लेकिन जो फाइनल स्टेज है PS4 है वो सैटेलाइट्स को अलग करने के बाद स्पेस के अंदर ही डेब्रिस स्पेस जंक के रूप में घूमता रहता है। दोस्तों हमने एक वीडियो में ऑलरेडी स्पेस डेब्रिस की प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। हमारे अंतरिक्ष के अंदर क्योंकि अलग अलग देशों द्वारा अलग अलग समय पर सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं, जिस वजह से बहुत सारी सैटेलाइट्स ऐसी हैं जो अब काम की नहीं रही लेकिन वो फिर भी वहां घूमे जा रही हैं। या इसके अलावा डिस्कार्डेड स्टेजेस जो है ये सब मिलकर के स्पेस डेब्रिस या अंतरिक्ष में कचरे का काम करती हैं, जिससे जो रनिंग प्रोग्राम्स है स्पेस के उनको एक बड़ा खतरा हो सकता है। रिसेंटली पीएसएलवी की C53 मिशन जो है वो लॉन्च किया गया। सेम प्रोसेस था, 4 स्टेजेस थे, 1 2 3 स्टेजेस पृथ्वी पे आ गए। जो 4th स्टेज था वो स्पेस में स्पेस जंक की तरह घूमने वाला था, लेकिन इसरो ने इसको स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म के रूप में यूज कर लिया टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। हम चाहते थे कि कोई पर्टिकुलर चीज स्पेस में किस तरीके से एक्ट करती है उसको देखना था। एक तो ऑप्शन क्या था कि या तो अलग से एक सैटेलाइट भेजे। हमको लगा कि यार हमारे पास खाली स्टेजेस पड़े हैं जो बिना किसी वजह के वहां घूम रहे हैं और हमारी मजबूरी है, हमारे पास अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इन डिस्कार्डेड स्टेजेस को हम वापस ला सके। तो वन और दी अदर वे इन स्टेजेस को वहीं घूमना है, तो अगर इनको घूमना ही है तो क्यों ना इनसे कुछ काम की इंफॉर्मेशन जो है वो जारी की जाए। यहां पर पोएम जो है जो ये डिस्कार्डेड स्टेज था इसमें 6 पेलोड्स इन्वॉल्व थे, जिसमें से 2 इंडिया के स्पेस स्टार्टअप्स डिजन तारा और ध्रुवा स्पेस के थे। ये मिशन लॉन्च किया गया। इसके अलावा कुछ सिंगापुर के सैटेलाइट्स पीएसएलवी C53 लॉन्च के अंदर आए थे और इसका जो फाइनल स्टेज है उसका इस्तेमाल करते हुए पोएम प्लेटफॉर्म की शुरुआत जो है वो इसरो ने कर ली है। अकॉर्डिंग टू इसरो पोएम जो है इसके अंदर एक डेडिकेटेड नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम लगा है जिसको NGC कहते हैं। सर बेशक वो डिस्कार्डेड स्टेज था लेकिन अगर हम उसके साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस केस में हमें क्या करना था सर, जरूरी था उसको कंट्रोल करना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम इस पे कोई ना कोई इक्विपमेंट लगा करके भेजेंगे, अगर उस पे कंट्रोल नहीं रहा ये स्पेस के अंदर जाकर के गुम हो जाएगा। इस वजह से इस 4th स्टेज पे नेविगेशन गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम लगाया गया जो इसकी एल्टीट्यूड स्टेबलाइजेशन करेगा। जंक के रूप में तो ये कहीं भी घूम सकता था लेकिन अब हमको एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड में इसको रखना था, इसके एल्टीट्यूड को स्टेबल रखना था। यहां पर इसको परमिटेड लिमिट्स में इसकी लोकेशन, इन सभी बातों की जानकारी के लिए इस पे बहुत सारे सिस्टम जो है वो लगाए गए और इस तरीके से एक डिस्कार्डेड स्टेज को हम यूजफुल तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। हम ऐसा समझ सकते हैं कि अभी तक जो स्पेस जंक था वो अब एक एडिशनल सैटेलाइट का काम करेगा। NGC जो है वो इस डिस्कार्डेड स्टेज का या इस पोइम प्लेटफॉर्म के लिए ब्रेन का काम करेगा ताकि इसकी एक्यूरेसी को स्पेसिफाई किया जा सके। सर जानकारी तभी मिल पाएगी जब किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये अपने मर्जी से स्पेस पे घूमता रहे और हमें जानकारी देता रहेगा। तो इसकी एक्यूरेसी को स्पेसिफाई करने के लिए NGC इस पे लगाया गया। NGC स्टैंड्स फॉर नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल और वो इसके ब्रेन के रूप में काम करेगा। और इसको क्योंकि इसमें अपरेटस लगे हैं, इक्विपमेंट्स लगे हैं जिनकी मदद से ये जानकारी भेजेगा। पोएम प्लेटफॉर्म के लिए जो पावर है जैसे किसी भी सोलर सैटेलाइट के लिए होती है, इस पर लगाए गए हैं बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल्स और ये सोलर पैनल से चार्ज होंगी लिथियम आयन बैटरीज, जिससे पावर मिलेगी इन डिस्कार्डेड स्टेजेस को। आई होप हम समझ पाए होंगे कि कैसे एक वो चीज जो हमारे लिए अभी तक यूजलेस थी उससे हम इंफॉर्मेशन या उससे हम अलग अलग रिसर्च में अब मदद ले सकते हैं। ये है इसरो का पोएम प्लेटफॉर्म।
PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। आई होप हम विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रीसेंट इंफॉर्मेशन है इसरो की, और एग्जाम के अंदर हम डेफिनेटली इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, स्टडी IQ का मॉर्निंग बैच जो है उसमें एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत जल्दी सीट्स फिल हो रही हैं। अगर आप लोग अपने आप को भविष्य में IAS IPS अधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को शानदार बनाना चाहते हैं, ये बैच आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। यहाँ पर एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस के अंदर आप अपनी तैयारी कर पाएंगे और आपको मिलेगी मेंटरशिप, जिसके अंतर्गत आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को लेकर के हर डाउट, हर क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा और आप बहुत स्मूथली ये प्रिपरेशन कर पाएंगे और उतना ही इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई भी कर पाएंगे। आपको यूज करना है ये कोड शुभ लाइव, जिसकी मदद से मात्र 18,999 रुपए में पूरा का पूरा यूपीएससी का लाइव फाउंडेशन कोर्स आपको मिल पाएगा। 11 जुलाई मॉर्निंग 8 AM हमारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।